Hello everyone. So now we are beginning with the chapter Indian Banking and Financial System. Basically this is a subject under Economic Administration and Financial Management. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? All about इंडिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से चलता है, किस तरीके का सिस्टम है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैंक एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक, कि बैंक क्या है और मॉडर्न बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक्स, इवैल्यूएट देयर फंक्शंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो डिफाइन बैंक एंड डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट काइंड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, लेकिन इन चारों के आंसर एक ही होंगे। क्या होगा? सबसे पहली चीज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो बैंक इज अ वाइडर टर्म। जनरली अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब आपको क्या लगता है बैंक क्या होता होगा, तो एट फर्स्ट सबके दिमाग में यही आता है कि भाई बैंक होता है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन देता है, यानी कि ओवरऑल पैसों में जो खेलता है, दैट इज ऑल बैंक और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं ऑफिशियल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। नाउ अकॉर्डिंग टू वन थॉट द टर्म बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ इटालियन वर्ड बैंको, and according to the second thought the term bank is derived from the term bank BANCK of German language। ठीक है, तो ये कहाँ से वर्ड आया है? इटालियन वर्ड और जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। नाउ इन इंडिया एज अर्ली एज द वैदिक पीरियड बैंकिंग इन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म एग्जिस्टेड। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो ये बेसिकली अभी अपन को एक जिस्ट दिया जा रहा है, एक हल्का सा ब्रीफिंग करी जा रही है कि बैंक यहाँ से आया है, इसका वर्ड यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मेन चीज़ पर आते हैं। बैंक इज द जनरली द टर्म बैंक इज रेफर्ड टू सच इंस्टीट्यूशन विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मनी, यानी कि पैसे में खेलना, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मनी, जो कि मनी का बिजनेस कर रहे हो, दैट इंस्टीट्यूशन इज जनरली टर्म्ड एज एनी काइंड ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। As the functions of bank is continuously increasing in modern period, therefore there can be no universal definition of it. A few main definitions of it are as follows. तो अब according to Webster's dictionary बैंक की क्या definition है? भाई साहब, बैंक is an institution which trades in money, established for the deposit, कस्टडी एंड इशू ऑफ मनी, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं मनी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं? मनी में ट्रेडिंग ऐसे करते हैं कि हमने लोगों से उनके डिपॉजिट्स लिए, लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट खोले, करंट अकाउंट खोले, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोले, बैंक के पास लाके पैसा रख दिया। बैंक ने सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% का इंटरेस्ट दे दिया और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे 7 से 8% तक का इंटरेस्ट दे दिया। प्लस बैंक ने उस पैसे का क्या किया? किसी को लोन दे दिया, या तो पर्सनल पर्पस से लोन दे दिया या कमर्शियल पर्पस के हिसाब से किसी को लोन दे दिया। अब उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया और जिनके पैसे थे उनको भी सब कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो ये क्या होता है? पैसा लेना और पैसा देना, ट्रेडिंग ऑफ मनी कौन करता है? बैंक। एस्टैब्लिश्ड फॉर द डिपॉजिट, कस्टडी एंड इशू ऑफ मनी एज ऑल्सो फॉर मेकिंग लोन्स, डिस्काउंट एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनादर। देखिए, ट्रांसफर ऑफ रेमिटेंस भी हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करनी है, वो कि बैंगलोर में है। अब मैं यहाँ से कैश लेके जाऊँ बैंगलोर तक, फिर उनको पेमेंट करूँ, तो इट्स गोना बी अ बिग प्रोसेस और इट्स गोना बी अ लेंदी प्रोसेस।
लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मैं उनको कह सकती हूँ कि आप मुझे अपने बैंक अकाउंट का नंबर बता दीजिए, IFSC कोड बता दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अपना पेमेंट फैसिलिटेट कर दिया और उन्होंने वहाँ से मेरा काम कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5C ऑफ द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, देखिए बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, और कौन से सेक्शन में है? 5 सब सेक्शन C में बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। देखिए बैंक डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, पहले तो अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। फिर उसके बाद चेक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट है 3 महीने बाद, लेकिन आपको पैसा आज चाहिए, तो आप बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, बैंक उसमें से अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट काट लेगा और बाकी के पैसे आपको दे देगा अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंकिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्राउथर, अ बैंक इज अ डीलर इन डेब्ट्स ऑफ हिज ओन एंड अदर people. Then comes essential conditions for a bank. अब essential condition क्या होनी चाहिए एक बैंक की? तो any person or institution has to fulfill the following conditions for being a banker. तो हर पर्सन को और इंस्टीट्यूशन को अगर बैंकिंग कंपनी के मीनिंग के अंदर फॉल करना है या बैंकर बनना है तो ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। द वेरी फर्स्ट इज मेन बिजनेस इज बैंकिंग एंड डील्स विद द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। आपका मेन बिजनेस बैंकिंग होना चाहिए, ये नहीं कि आपका मेन बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग का है, साइड बाय साइड आपकी बैंकिंग भी चल रही है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मेन बिजनेस आपका बैंकिंग का होना चाहिए एंड आप किससे डील कर रहे हैं? मनी के ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं। बैंकिंग बिजनेस इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इंस्टीट्यूशन विच गेट्स जनरल एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी पब्लिक, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशंस जिसको पब्लिक जनरली एक्सेप्ट कर सके। तो ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ कंपनी हैविंग बैंकिंग बिजनेस हैज टू यूज एनी वर्ड आउट ऑफ द बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी विद इट्स नेम। अब ये सेक्शन 7 आपको बता रहा है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कि आप अपने नाम में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आउट ऑफ बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी। ए बैंक, बैंकर या बैंकिंग कंपनी, इन तीनों को आप अपने नाम में इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हो गया ICICI बैंक, बैंक वर्ड आ रहा है, HDFC बैंक, बैंक वर्ड आ रहा है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Accordingly, then comes according to section 8, institution using these words cannot perform any other work. अब कोई institution अगर इसमें involved है तो कोई और काम वो नहीं कर सकता। Then comes functions of banks. According to section 6A of the Indian Banking Regulation Act, any banking institution have 2 main functions. तो उसके 2 main functions होने चाहिए। जब मैं आपको स्टार्टिंग में बैंक का मतलब बता रही थी, सबसे पहले 2 functions मैंने आपको यही बताए थे। कौन कौन से? कि आप मनी एक्सेप्ट करो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, दूसरी चीज आप लोन एडवांस करो एंड प्रोवाइड फैसिलिटी टू विदड्रॉ ऑन डिमांड।
प्रोवाइड फैसिलिटी टू विड्रॉ ऑन डिमांड, यानी कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट के नाम पे लोगों से पैसा ले रहे हो तो जब भी उनको ज़रूरत है उनको पैसा दो उनका वापस। अगर आज मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट खोल रखा है, वहाँ पे मेरे 30,000 रुपये जमा करवा रखे हैं, अब मुझे किसी को 5,000 रुपये पे करने हैं, मैं बैंक वालों से बोलूँगी ठीक है मेरे 5,000 रुपये मुझे दे दो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे फंक्शंस की। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों से पैसा लेना, या तो वो सेविंग के लिए हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो। इन्वेस्टमेंट पर्पस यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जब लोग पैसा जमा करवाते हैं तो आप देख लीजिए 5 से 10 साल 7 से 8 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड होता है कि अब आपको वो पैसा 7 से 8 साल या 10 साल 5 साल बाद ही मिलेगा, तब तक वो पैसा बैंक के पास ही रहेगा और आप उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। इन केस आप विड्रॉ करवाते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट स्मॉल सेविंग ऑफ पब्लिक एंड additional amount of opening various accounts. Now generally banks provide the facility of opening various accounts to its customers according to their need and facility. Now some main accounts are of following kinds. कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड होती है फ्रॉम 15 डेज टू 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन वो वेरी कर सकता है। अगर 15 दिन का फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो तो बहुत लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 10 साल का करवा रहे हो तो भाई साहब फिर तो 8 से 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो जाता है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट कमर्शियल पर्पस के लिए ही खोला जाता है, ठीक है। दिस अकाउंट इज ओपन्ड बाय बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इस अकाउंट को खोलते हैं। नाउ फ्रॉम दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड मेनी टाइम्स। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है? एक लिमिट होती है, एक विड्रॉ की लिमिट होती है कि आप सिर्फ इतनी बार ही विड्रॉ कर सकते हो, प्लस आप इतना अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में। ओके, एक दिन की लिमिट होती है। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसीलिए करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती और करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता। प्लस यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 30,000 है लेकिन आपको किसी को 50,000 पे करने हैं तो 20,000 बैंक आपको लोन के उससे दे देगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कुछ बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे, जो उनके अच्छे कस्टमर्स होते हैं वो उनको वैसे ही प्रोवाइड करवा देते हैं। तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में ये फ़र्क होता है। सेविंग्स अकाउंट सेविंग पर्पस के लिए हाउस होल्ड्स की खोला जाता है, लेकिन उसमें एक लिमिट रहती है, रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप सिर्फ इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, इतनी बार ही विड्रॉ कर सकते हैं। और 3 से 4% एक अच्छे से अच्छा बैंक ICICI बैंक प्रॉबेबली 4% का इंटरेस्ट पे करता है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, ठीक है। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये काफ़ी अच्छा अकाउंट होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आप हर महीने एक सर्टेन पोर्शन ऑफ योर अर्निंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवाते जाओ। जैसे कि मैंने सोचा अगर मेरी अर्निंग फॉर अ मंथ 1 लाख रुपीज़ है, मैं हर महीने 10,000 रुपये अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवाऊंगी। तो मेरी 12 साल में मैंने कितने दे दिए, 12 महीने में मैंने कितने दे दिए, 1,20,000 दे दिए। अब वो 1,20,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले जनवरी में मैंने दिए 10,000, तो पहले मुझे 10,000 पे 12 महीने तक का मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने और 10,000 दे दिए फरवरी में। इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, जनवरी में दिए 10,000,
तो जो जनवरी में 10,000 दिए हैं उन पे मुझे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मैंने फरवरी में दिए और 10,000, अब मेरे पास कितने हो गए 20,000। तो अब जो 10,000 हैं उनका तो 12 महीने पे मिल ही रहा है, लेकिन जो फरवरी वाले 10,000 हैं उनका मुझे सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मैंने फरवरी में दिए। ऐसे पैसा मेरा अक्यूमुलेट होता जाता है, अभी अपने पास अपने हाथों में होता है तो खर्च हो जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, आप सेविंग पर्पस भी बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और भी अदर अकाउंट्स होते हैं जैसे कि हाउस सेविंग अकाउंट, डेली सेविंग प्लान, रिटायरमेंट स्कीम एटसेट्रा। नाउ सेकेंड थिंग इज एडवांसिंग ऑफ लोन। अभी आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट फंक्शन में आपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया लोगों से इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट्स तो ले लिए, अब आप उन डिपॉजिट्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो बाय गिविंग बाय एडवांसिंग लोन टू बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर आप हाउस होल्ड्स को भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए लोन एडवांस किया जाए, हाउस होल्ड्स को भी आप दे सकते हो। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स टू कस्टमर्स। बैंक पेज इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट इट एडवांस डिपॉजिटेड अमाउंट एट हायर इंटरेस्ट रेट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कैसे कैसे लोन देगा बैंक अपने कस्टमर्स को, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड एक्सचेंज, लोन्स एंड एडवांसेस। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कैश क्रेडिट की। अंडर दिस अकाउंट द बैंक गिव राइट्स टू इट्स कस्टमर टू बोरो अ सर्टेन अमाउंट अगेंस्ट सिक्योरिटी और सर्टेन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपके पास खुद का मकान है, खुद का घर है, खुद की कार है, तो आप उसको बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा लीजिए और आपको जिन पैसों की ज़रूरत है वो पैसा ले जाइए कि भाई आज मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने अपनी कार बैंक के पास एज अ कोलेटरल या एज अ सिक्योरिटी रखवा दी। मैंने मेरी कार के डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए बैंक के पास, कार थोड़ी रखवाऊंगी, कार के डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए, या मैंने मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप रखिए और मुझे इसके बिहाफ पे पैसा दे दीजिए। अगर मैं पैसा नहीं आपको पे कर पाऊँ तो आप मेरी ये सिक्योरिटी मुझसे छीन लीजिएगा, या फिर इसको कहते हैं राइट ऑफ लियन, आप मुझसे इस पर कब्जा कर लीजिएगा। ये बैंक के ऊपर, बैंक के पास में एक राइट रहता है। द कस्टमर्स कैन विड्रॉ स्मॉल सम्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट, और बैंक अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज करेगा। Then comes loans and advances. Now under this plan, bank gives a specified sum of money to a person against some security. The loan money is credited to the account of the borrower. This type of facility is provided for a fixed period और बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओवरड्राफ्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करंट अकाउंट पे होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने बाद का है, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत अभी है, आप बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दीजिए, बैंक आपको पैसा दे देगा और कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन इंटरेस्ट का आपसे चार्ज कर लेगा। अब हम देखते हैं बैंक के एजेंसी फंक्शंस। नाउ द कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म सर्टेन agency functions for its customers. Now for these services bank charges a certain commission from its clients. The various agency functions of the bank are as follows. कौन कौन से एजेंसी फंक्शंस सबसे पहली बात बैंक परफॉर्म करता है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे? तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जैसे कि कोई कंपनी अपना डिविडेंड का पेमेंट कर रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में जमा करवा देती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी ईएमआई पे करनी है, आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई साहब हर महीने मेरी ईएमआई पे कर देना और हर महीने मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप कर देना। अगर मैं भूल भी जाऊं, क्योंकि जनरली क्या होता है बिजी शेड्यूल की वजह से इंसान भूल जाता है उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट या ईएमआई, तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए बैंक को, बैंक आपके बिहाफ पे कर देगा।
कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, ऐसे उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन करना, उनका पेमेंट करना, रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स यानी कि या तो बैंक पे कर रहा है या फिर बैंक रिसीव कर रहा है पेमेंट्स को, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में ये फ़र्क है कि थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, बैंक कस्टमर्स के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रहा है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, पेंशन, ये सब। और पेमेंट फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है कि पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, EMI वगैरह पे करना। देन कम्स रेमिटेंस फैसिलिटी। अब रेमिटेंस फैसिलिटी कौन सी होती है कि भाई मुझे यहाँ से बैंगलोर पैसा पहुँचाना है तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो सकता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मुझे कोई सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, चाहे वो ओपन मार्केट में हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो, तो बैंक मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो मेरे बिहाफ पे परचेज कर लेता है। अंडर राइटिंग फंक्शंस, नाउ बैंक ऑल्सो अंडरटेक द वर्क of underwriting of shares and debentures of industrial and commercial units। underwriting अगर आपको पता हो तो ये होता है जब भी आपकी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, IPO आता है शेयर मार्केट में, तो क्या होता है 90% सब्सक्रिप्शन आपके पास आना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपने 12th में ये चीज़ पढ़ी हो तो आपको याद होगी, 11th में भी थी आपके ये चीज़ कि जब किसी भी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO आ रहा है स्टॉक मार्केट में तो 90% सब्सक्रिप्शन आपके पास आना चाहिए। यानी कि अगर 1 लाख शेयर्स आप लेके आ रहे हो मार्केट में पब्लिक के सामने तो एटलीस्ट 90,000 शेयर्स तो लोग सब्सक्राइब कर ही ले, उनका सब्सक्रिप्शन तो आपके पास आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा रिफंड करवाना पड़ता है। यानी कि अगर सिर्फ आपके पास 70,000 लोगों के ही सब्सक्रिप्शन आए तो 70,000 लोगों को उनके पैसे वापस दे देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है, अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है, अंडर राइटिंग एक फंक्शन आता है कि भाई सब 70,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब बचे कितने, सिर्फ 20,000 लोग, तो हमारा बैंक को हमने एज अ अंडर राइटर हायर कर लिया, तो वो 20,000 सिक्योरिटीज कौन सब्सक्राइब कर लेगा, हमारा बैंक सब्सक्राइब कर लेगा एंड ऑन दैट बिहाफ कुछ वो कमीशन आपसे चार्ज करेगा कि भाई साहब मैंने आपकी 20,000 सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करी, मेरा कुछ कमीशन यहाँ पे बनता है। और अदर एजेंसी फंक्शंस भी होते हैं। देन कम्स जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, बैंक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है। इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ATM फैसिलिटी। इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली ज़्यादा तब यूज़ में आती है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो। अगर आप किसी से सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने फॉरेन में जो आदमी है वो नहीं जानता कि आप पेमेंट करने की काबिलियत रखते हो या नहीं रखते हो। वो सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई साहब अपने बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट ला के दो, बैंक से ये लिखवा के लाओ कि आप जो सामान खरीद रहे हो उसको पे करने की क्षमता या कैपेबिलिटी आप में है ही। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि आपका बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे देता है। देन कम्स पब्लिकेशन। कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड पब्लिश देम। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर में आए हैं उनको पब्लिश करना, या कोई शेयर मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है उसको पब्लिश करना कि भाई ये कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, इसका शेयर प्रीमियम पे खरीदा जा रहा है। देन कम्स गारंटर ऑफ लोन्स। आप बैंक क्या बन सकता है, गारंटर भी बन सकता है। अगर आप इंटरनेशनली कोई लोन ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप किसी और से लोन ले रहे हो तो बैंक क्या बनेगा, आपका गारंटर बनेगा। गारंटर बनने की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाता है कि ठीक है मैं इनके बिहाफ पे गारंटी लेता हूँ, अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो मैं कर दूंगा। अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, बैंक आपको अरेंज करके देगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर एंड हिज इकोनॉमिक पोजीशन।
मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ कस्टमर्स। तो ये सारी जनरल यूटिलिटीज वाले फंक्शंस बैंक परफॉर्म करता है। देन कम्स फंक्शंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन वाला। 12th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स शायद 11th क्लास में शिफ्ट हो गई है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्रेडिट क्रिएशन वाला फंक्शन। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन में हमारे क्या था, बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको जस्ट जिस्ट बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ये चीज़ दे नहीं रखी है। क्या होता है ना, आप इस प्रोसेस को तब समझेंगे जब आप दो अजम्पशन पे बेस्ड होंगे। सबसे पहला अजम्पशन क्या होगा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बैंक के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बैंक के थ्रू कर रहे हो। चाहे आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी लेने जा रहे हो तो वो बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये सिर्फ अजम्पशन है, अजम्पशन लेके चल रहे हैं। दूसरा हमारा अजम्पशन होता है यहाँ पे कि बेसिकली बैंक से आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हाँ जी, और जितने भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आप बैंक में ही जमा करवा रहे हैं। चाहे वो आपके पास कहीं से भी आए तो आप उसको बैंक में ही जमा करवा रहे हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 पड़े थे, मैंने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। अब बैंक ने क्या किया, उन 10,000 में से एक सर्टेन परसेंटेज तो रख लिया, जैसे कि 20% मेरे अकाउंट में रख लिए और बाकी का जो 80% था वो किसी को लोन पे दे दिया। ठीक है, अब 10,000 का 20% होता है 2,000, तो बैंक ने 2,000 रख लिए और बाकी के 8,000 लोन पे चढ़ा दिए, यानी कि दूसरे के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, अब उस दूसरे के अकाउंट में डाल दिए 8,000, तो अब उसने लोन ले लिया, अब वो उसका एक्सपेंडिचर करेगा। जब वो दूसरा आदमी उन 8,000 को खर्च करेगा, किसी और को देगा, तो वो तीसरे के बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे करके क्या हो रहा है, मेरे 10,000 से यहाँ पे मेरे 10,000 तो पड़े हैं, वो तो मेरे हैं, मैं कभी भी उनको निकाल सकती हूँ। ठीक है, 10,000 से 8,000 लोन हुआ, 8,000 से फिर 8,000 का एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो 10,000, 8,000, फिर उसके बाद और 8,000, तो ये 26,000 बन गए। तो बैंक क्या करता है, इस तरीके से अगर सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से हो रहे हैं, सारा पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो, तो मनी क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। यानी कि 10,000 से देखिए आप क्या बन गए, 26,000। अभी ये जो इसको 8,000 दिए, ये भी पैसे खर्च करेगा, ये और आगे खर्च करेगा, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू मनी मल्टीप्लायर, जब तक ये पैसा 0 पे आके ना रुक जाए। 10,000 से 8,000, 8,000 से 4, 5, ऐसे करते करते जब तक ये पैसा 0 पे ना आ जाए तब तक ये कंटिन्यू होता जाता है, क्रेडिट क्रिएशन होता जाता है। So this is all about our very first question, which tells us what is bank and what are the various functions of bank. अब हम next question में पढ़ेंगे progress of commercial banks in India. Till then, thank you so much everyone.